गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11th क्लास चैप्टर 6 है आपका आज न्यायपालिका के बारे में। इससे पहले हम विधान पालिका और कार्यपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं और न्यायपालिका उसका तीसरा अंग है। न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है, जो संविधान की व्याख्या करती है। तो न्यायपालिका से अभिप्राय है सरकार का वह अंग जो संविधान की व्याख्या करता है और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देता है। अंडरस्टूड? कि सरकार का वह अंग जो संविधान की व्याख्या करता है और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देता है। और किसी भी देश में न्यायपालिका का होना तभी मजेदार है जब वो स्वतंत्र हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अभिप्राय है ऐसा वातावरण स्थापित करना जिसमें न्यायाधीश स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के अपना निर्णय दे सके। अर्थात न्यायपालिका के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण या दबाव नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश अपना बिल्कुल बिना भय के और बिना भेदभाव के अपना कार्य कर सके, ऐसे वातावरण को स्वतंत्रता के न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना जाता है। तो ऐसा कब होगा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता कब स्थापित होगी? कैसे हम सुनिश्चित करेंगे कि न्यायपालिका हमारी स्वतंत्रता से कार्य कर रही है, स्वतंत्र है हमारी न्यायपालिका? तो उसके लिए संविधान में ही कुछ प्रावधान करने पड़ते हैं। सबसे पहला तो न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में विधान पालिका का कोई रोल नहीं होता। विधान पालिका किसी भी प्रकार से न्यायाधीशों को नियुक्त नहीं करती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति भी अपने आप में मतलब अपनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को भी जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह लेनी पड़ती है। और उसके साथ साथ मंत्री परिषद के भी कुछ सदस्य होते हैं जिसमें विपक्षी दल का एक सदस्य भी होता है। उनकी सलाह से राष्ट्रपति न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति में भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। उसी को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो लंबे समय से न्यायाधीश रहा हो, या फिर वो जैसे सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश नियुक्त करना है तो वो कम से कम 5 साल तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या फिर वो 10 साल तक उसने वकालत की और उसके साथ साथ वह कानून का अच्छा जानकार हो, तो उसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे किसी को भी राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर सकता। सिर्फ उसी को कर सकता है जिसे अन्य न्यायाधीश तो कहें कि ये बंदा सही है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने का, और दूसरा वो कानून का जानकार। ठीक है? अब कैसे मतलब ऐसे वैसे अरे गरे व्यक्ति को राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर सकता। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, परंपरा है ये कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसे ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन 2 बार इस नियम का उल्लंघन भी हुआ है। जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी तो एक बार 1973 में जब हमारी तटस्थ न्यायपालिका को वचनबद्ध न्यायपालिका बनाने की कोशिश की गई थी, एएन रे को 2 अन्य न्यायाधीशों की अनदेखी करते हुए, 3 अन्य न्यायाधीशों की अनदेखी करते हुए एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। ये अपवाद है। और एक बार 1975 में एमएच बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था परंपरा का उल्लंघन करते हुए। ये तो अपवाद है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वही बनता है जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है। गॉट इट? तो कौन करता है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से करता है? अन्य न्यायाधीशों की सलाह से करता है। और क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी? कि वो कानून का अच्छा जानकार हो,
कम से कम 10 साल तक या तो उसने वकालत की हो या कम से कम 5 साल तक वो न्यायाधीश रहा हो। ऐसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। और हमारे देश में एक और बात बता दूं, जो पहले बताने की थी, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब होता है जो सबसे ऊपर है वो सुप्रीम कोर्ट है, एक है, उसके निर्णय सभी कोर्ट के लिए मान्य है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन नहीं कर सकता और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, एक ही। बाकी उच्च न्यायालय तो बहुत सारे हैं, उसके नीचे और भी न्यायालय हैं जो हम कल पढ़ेंगे। इसकी कार्य प्रणाली के बारे में जब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका की, तो हम कल सुप्रीम कोर्ट और अन्य जो हाई कोर्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके कामों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमें ये देखना है। अब दूसरी बात, नियुक्ति हो गई, राष्ट्रपति करता है, अन्य न्यायाधीशों की सलाह से करता है, मंत्रिपरिषद की भी सलाह ली जाती है और उस व्यक्ति को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जो भी कानून का ज्ञाता हो, न्यायाधीश रह चुका हो या फिर वकालत कर चुका। ठीक है, तो यहाँ पर ये परंपरा के आधार पर बनता है। जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता है। और अभी इनकी जो है, एक तो मुख्य न्यायाधीश है प्लस 30 अन्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने न्यायाधीश हैं? 31 न्यायाधीश। ठीक है, अब दूसरी बात आती है जो इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है, यह लंबा कार्यकाल। न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। 65 साल तक कोई भी न्यायाधीश 65 इयर्स तक अपने पद पर बना रह सकता है। इससे पहले इसी पद या अगर ये इस्तीफा दे दे तो अलग बात है, बाकी अगर इसको पद से हटाना पड़े तो एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रक्रिया है। अभी तक हमारे देश में किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है। इसे नौकरी खोने का डर नहीं होता, इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अंडरस्टूड? दूसरा, पद की सुरक्षा। इसका पद बिल्कुल सुरक्षित है। अगर इसको न्यायाधीशों को सिर्फ और सिर्फ संसद में महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है और उसमें भी स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेजोरिटी। 545 मान लो लोकसभा में है सदस्य, तो उसका 2/3 अगर इसके फेवर हटाने के फेवर में होंगे तो ही कोई न्यायाधीश पद से हट सकता है, नहीं तो नहीं हट सकता है। अभी तक हमारे देश में किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है। तो एक पद की सुरक्षा भी इसे स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए इसको मजबूत करती है। फिर बात आती है पर्याप्त वेतन और भत्ते। न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। इनके कार्यकाल में इनके वेतन भत्ते कभी भी कम नहीं किए जा सकते हैं। अगर वित्तीय इमरजेंसी लग जाए तो अलग बात है, नहीं तो इनके भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं। संसद इनके भत्तों को कम नहीं कर सकती है। तनख्वाह पूरी है, खूब सारा वेतन है, पद की सुरक्षा है, कार्यकाल निश्चित है, निश्चित और नियुक्ति प्रॉपर तरीके से होती है, तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। फिर अवकाश प्राप्ति के पश्चात वकालत पर रोक। अगर कोई न्यायाधीश रिटायर हो जाता है तो किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो मान लो आज यहाँ पर जज है, कल वो वकालत करेगा तो फिर उसका प्रभाव अलग तरीके से होगा। तो इसलिए प्रतिबंध है कि अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत नहीं कर सकते। संसद में भी, लोकसभा में भी किसी भी न्यायालय के, किसी भी न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ बहस नहीं हो सकती। संसद में बहस तभी होती है जब उसको हटाना हो, नहीं तो संसद में किसी न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ बहस नहीं होती है। उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, न्यायालय की अवहेलना मानी जाती है और उसके अगर ऐसा कोई करता है तो उसे दंड भी दिया जा सकता है। अंडरस्टूड? तो ये सारी बातें न्यायाधीश को क्या बनाती हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए उसको मजबूत करती है। यही सारे जो प्रावधान हैं वो स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं न्यायपालिका की। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो ये सारे प्रावधान हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होकर निर्णय देती है, कानून का शासन है,
किसी प्रकार का इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। अंडरस्टूड टिल नाउ? तो अभी हमने पढ़ा न्यायपालिका का अर्थ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है और उसके बाद इसकी स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। आगे हमारा आता है क्वेश्चन, जनहित याचिका क्या होती है? जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसे कहते हैं। तो जनहित याचिका, इससे जैसे कानून की सामान्य प्रक्रिया क्या है, जिसको भी दिक्कत होती है वो अर्जी लिखता, वो न्यायालय में जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेचारे गरीब लोग हैं उनका शोषण होता रहता, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि अब कहाँ जाए, किसके आगे अपनी गुहार लगाए। ये था सामान्य प्रक्रिया कि जो पीड़ित व्यक्ति है वही अपने नाम की अर्जी देगा तो ही उसके लिए कार्रवाई करेगी अदालत। लेकिन 1979 के बाद ये किया गया कि पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई और संस्था जनहित में भी याचिका दायर कर सकती है। ऐसा ही एक बार सबसे पहले 1979 में बिहार में जेलों की स्थिति का किसी ने, जो समाजसेवी संस्था थी, उसने पता लगाया। वहां पर कई कैदी ऐसे थे जिनकी बेचारों को उतनी सजा होनी भी नहीं थी, लेकिन अदालत में उनके मामले लंबित पड़े थे। मान लो सजा 10 साल की होनी है, मामला ही नहीं निपट रहा, अभी वो कोर्ट में उसको कैद करके रखा हुआ है पुलिस ने उसे, और सालों साल बीत जाते थे। तो उन बेचारों को पता भी नहीं था कि उनका अपराध कितना बड़ा है और कहाँ जाएंगे। इसलिए उनके लिए इसी संगठन ने एक जनहित याचिका दायर की, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो उसके बाद तो इसका चलन सा ही हो गया कि जहां कहीं भी किसी जनसेवा अगर कोई करना चाहता है, उस व्यक्ति को लगा कि किसी के मजदूर के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, किसी महिला के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, किसी कैदी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अगर उन्हें ऐसा लगा तो उन लोगों ने क्या किया, जनहित याचिका दायर की और न्यायपालिका से ये आशा की कि वो इसमें हस्तक्षेप करे। ठीक है, समझ में आ गया जनहित याचिका क्या होती है? जनता के हित में याचिका दायर कर। अंडरस्टूड? सिंपल वर्ड्स में जनता के हित में याचिका दायर कर, जनहित याचिका। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन है। जो जुडिशियल एक्टिविज्म है कि हमारी कितनी एक्टिव है हमारी जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, जुडिशियल जो एक्टिविज्म है उसका सबसे प्रभावी साधन है जनहित याचिका। जब कोई मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की बजाय जनहित में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा दायर किया जाता है तो उसे कहते हैं जनहित याचिका। इसमें जनसेवा की भावना रखने वाले नागरिकों और स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण संरक्षण और लोकहित से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका के से हस्तक्षेप करने की मांग की जाती है। मान लो पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, कोई फैक्ट्री बहुत ज्यादा धुआं छोड़ रही है, तो हम जैसे भी याचिका दायर कर सकते हैं कि इस फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की बात है, गरीबों के अधिकारों की बात है, या किसी के और अधिकारों का, अगर मान लो किसी कैदी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उस प्रकार की याचिका जनता के हित के लिए दायर की जा सकती है, उसे कहते हैं जनहित याचिका। अंडरस्टूड? अब बात आती है न्यायपालिका और अधिकार। न्यायपालिका के द्वारा न्याय करने के, अधिकारों के मामले में न्याय करने के हम 2 विधियां अपनाते हैं। पहला तो आर्टिकल 32 में आपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, छठा अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या व्यवस्था करता है? अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है और आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, क्यू वारंटो, जैसे उत्प्रेषण लेख, इस तरह से 5 लेख जारी कर सकता है
सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल 236 में उच्च न्यायालय भी ये लेख जारी कर सकता है। हाई कोर्ट भी ये लेख जारी कर सकता है। और इस लेख के माध्यम से जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, और बाकी आप मौलिक अधिकारों की वीडियो देखोगे तो उसमें अच्छे से मिल जाएगा आपको। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष किया जाए कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर, तो इस तरह से ये रिट जारी कर सकता है। फिर बात आती है आर्टिकल 13 कि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये छूट दी गई है कि वो किसी भी विधान पालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को गैर संवैधानिक घोषित कर दे। इसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी न्यायिक उसको दोबारा से देखना कि जो आपने कानून बनाया है वो सही नहीं है, उसको दोबारा से उसको देखने का आदेश ये दे सकता है। इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू, री मतलब दोबारा, व्यू मतलब देखना। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि अगर न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता की जांच कर रहा है, उसे लगे कि गैर संवैधानिक है तो उसे वो पलट सकता है। न्यायालय ने कई बार अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को भी पलटा है। समय और परिस्थिति के अनुसार अगर जरूरत पड़ती है तो न्यायालय अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को भी बदल सकता है। अंडरस्टूड? जैसे अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का एक मामला था। उसमें ये कहा गया था कि जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार है, इसे कोई भी उसे छीन नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक और केस आया, केशवानंद भारती केस। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस था एक और केस था केशवानंद भारती केस। आपको याद होगा मौलिक ढांचे का जिसमें जिक्र किया गया। तो केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था कि संसद, पहले तो जैसे अगर 24वां संशोधन किया गया, 42वां संशोधन किया गया, उनमें तो ये था कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन न्यायालय ने नहीं मानी ये बात। केशवानंद भारती केस जब आया तो उन्होंने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती संसद। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल ढांचे का भाग नहीं है, तो इसलिए संपत्ति के अधिकार में संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे का भाग नहीं है तो इसका मतलब संसद उसमें संशोधन कर सकती है। तो ये और मूल ढांचे का भाग है कि नहीं है, ये निर्णय कौन देगा? ये निर्णय भी न्यायालय के पास सुरक्षित रहेगा। न्यायालय ये बताएगा कि किसी कानून से मूल ढांचा प्रभावित हुआ या प्रभावित नहीं। अंडरस्टूड? तो मूल ढांचे की व्यवस्था का प्रावधान कौन से केस में किया गया? केशवानंद भारती केस में। 3 बातें हैं इसमें, देखो। पहली बात तो ये है कि मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, संसद नहीं उल्लंघन कर सकती। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो संसद है, जो संपत्ति का अधिकार है, वो मूल ढांचे का भाग नहीं है, तो इसका मतलब संसद संपत्ति के अधिकार में काटछाट कर सकती है। तो इसलिए संसद ने 44वां संशोधन पास किया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निकाल करके साधारण कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है। तीसरी बात इसने ये कही थी केशवानंद भारती केस में कि मूल ढांचा है उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जांच कौन करेगा? न्यायालय। ठीक है। न्यायपालिका का ये अधिकार है कि वही ये बताएगी कि मूल ढांचे का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस आधार पर संसद और न्यायपालिका में बहुत खींचतान हुई है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
तो इस बारे में भी आगे कुछ बातें हैं। न्यायपालिका और संसद, देखो आजकल तो न्याय जो सक्रियता है वो और भी बहुत अच्छी मतलब होती जा रही है। अब तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में भी कुछ उनको भी सीमित किया गया है, वो भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आती है, न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आती है। आपने कभी पढ़ा हो जैसे हवाला कांड के बारे में, या कोई और भी मंत्रियों के खिलाफ भी कई बार सीबीआई जांच के लिए जांच आती है ना, सीबीआई की जांच कई बार मंत्रियों के लिए भी, तो वो भी जुडिशियल रिव्यू का एक भाग है। ठीक है, तो अब बात आती है कि न्यायपालिका और संसद क्या है। संपत्ति के अधिकार के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 3-4 मुद्दे यहाँ पर निकल के आए। पहली बात तो ये कि क्या निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है, कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी का दायरा क्या है। जैसे कि मान लो कि ये हमारा यहाँ पर घर है, हमारा यहाँ से रोड बनाना चाह रही है सरकार, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वैसे तो हमारा मर्जी हम दे या ना दे, अगर ये मौलिक अधिकार में होती तो, इसलिए तो संपत्ति के अधिकार को बदलना पड़ा। मान लो कोई रोड निकालना है, स्कूल बनाना है, किसी रोड निकालना है तो जमीन एक्वायर हो जाती है, लोग नहीं मना करते ना, क्योंकि जहाँ से रोड निकलना वहां से निकलना ही है। तो इसमें फिर मतलब इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो बात यह है कि एक तो इस बात पर डिस्कशन होता है संसद और न्यायपालिका में कि हमारी निजी संपत्ति का दायरा कितना है। न्यायालय तो कहता है कि जो हमारी संपत्ति है वो हमारा मौलिक अधिकार है। संसद ये कहती है कि अगर हमें बाकी काम करने हैं, जैसे मान लो कि जनता के हित के लिए हमें रोड निकालना है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो इस तरह से न्यायपालिका उसको रोकती है, संसद उसे जनहित के लिए करना चाहती है, तो दोनों में टकराव हो जाता है। दूसरी बात है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सीमित करने के संसद के पास कितनी शक्ति है। मौलिक अधिकार, पहले तो यही कहा जाता था कि मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन अब बात आती है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गए, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया यहाँ से। तो कितनी शक्ति है संसद के पास कि वो मौलिक अधिकारों को में हस्तक्षेप कर सके, क्या कर सकती है, ये भी एक मुद्दा है न्यायपालिका और संसद के बीच में। तीसरा, संसद द्वारा संविधान संशोधन की कितनी शक्ति है, किन किन भागों में संसद संशोधन कर सकती है, ये भी न्यायपालिका और संसद के बीच गंभीर मुद्दा रहा है, जिसमें आए दिन में टकराव रहता है। फिर क्या संसद जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है भाग 4 में दिए गए हैं, उनको लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस हद तक कर सकती है। इन सारी बातों के ऊपर संसद और न्यायपालिका में आए दिन बहस छिड़ी रहती थी, और ये बहस जब इमरजेंसी का टाइम था 1969 से लेकर 1977 के बीच में बहुत ज्यादा रहा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा आज न्यायपालिका स्वतंत्रता उसकी कैसे बरकरार रखी जा सकती है, जनहित याचिका क्या होती है, कब से ये एक्टिव हुई है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, और इसके न्यायपालिका के अधिकार और अधिकारों में क्या संबंध है। जैसे 2 विधियां हैं, एक तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दे रखा है हमें उसका, और 226 में उच्च न्यायालय लेख जारी कर सकता है, और आर्टिकल 13 में स्पष्ट रूप से तो न्यायिक पुनरावलोकन का हमारे संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन आर्टिकल 13 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इनडायरेक्टली न्यायिक पुनरावलोकन ही हो गया। तो न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ा हमने, संवैधानिकता की जांच कर सकता है न्यायालय, अगर वो सही नहीं है तो उसे गैर कानूनी घोषित कर सकता है। और फिर न्यायपालिका और संसद में क्या संबंध है, टकराव, उसके बारे में पढ़ा, किन किन बातों को लेकर टकराव है। पहला तो निजी संपत्ति का दायरा कितना होना चाहिए, दूसरा क्या संसद किस हद तक संविधान में संशोधन कर सकती है, फंडामेंटल राइट में किस हद तक उसका उल्लंघन हो सकता है, और जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है उनको लागू करने के लिए संसद मौलिक अधिकारों में किस हद तक रोक लगा सकती है। ये पढ़ लिया हमने। कल हमने पढ़ना है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और उसके अन्य न्यायालयों के बारे में हमने पढ़ना है, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके क्षेत्राधिकार क्या हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक, उसके बारे में हम पढ़ें। ओके, थैंक यू।